हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं एंड सबसे एंड में आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब आप जो आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन, तो इस पे आपको अपने आंसर सबमिट करने होंगे पीयर इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है। अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है, हमने GS2 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन पॉलिटी से है और दूसरा क्वेश्चन है IR से, मींस इंटरनेशनल रिलेशन से। 1 बाय 1 दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल। Highlight some constitutional and legal steps taken towards each of them in India। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्रीएम्बल की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड उनका करंट स्टेटस क्या है, क्या कोई इशू चल रहा है क्या, वो सब आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए क्या पूछा गया है कि ये जो वर्ड है जस्टिस, इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं वो क्या है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेप्स ली गई हैं उनको भी आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जो स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे उसमें 2 पार्ट होने चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा होना चाहिए लीगल। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। देन ये जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और ये तीनों ही चीज़ें लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है। देन क्या स्टेप्स ली गई हैं, तो इन तीनों से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेप्स हैं, जो एक्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, वो आपको अब मेंशन करने होंगे। देन सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की, किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। देखिए पूछा गया है जस्टिस के बारे में, तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप जस्टिस को ही डिफाइन कर दीजिए कि जस्टिस क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय। अब इसका मतलब आपको लिखना होगा, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। क्या डेफिनेशन होती है? गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाजिब हिस्सा। जो हिंदी वाली NCERT है उसमें क्या टर्म यूज की गई है? वाजिब हिस्सा। तो एक इंडिविजुअल, उसका जो भी ड्यू कंसिडरेशन है, जो भी चीज़ वो डिजर्व करता है, वो उसको मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उसको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिससे कि उसका जो टैलेंट है वो डेवलप हो सके और जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका टारगेट है, वो पूरा हो सके।
तो वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ हमको प्रोवाइड करनी होगी, स्टेट को प्रोवाइड करनी होगी। तो ये मतलब होता है जस्टिस का। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फिर 3 जो एडजेक्टिव हैं वो यूज़ किए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो अब उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा कि आप जस्टिस को ही डिफाइन कर दीजिए, और ये जो तीनों एडजेक्टिव हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिए हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में आप इन तीनों ही टर्म्स को समझा दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए सिंपल सा मीनिंग है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन या फिर सेक्स के बेसिस पे। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको उसकी कास्ट की वजह से किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन डिनाई किया जाता है, तो क्या आप कहेंगे कि जस्टिस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सिमिलरली आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात वही है। देखिए जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो इसकी एक डायमेंशन तो ये है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसकी दूसरी डायमेंशन क्या है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जैसे कि SC, ST, OBC, वुमेन हो गए, तो इनके लिए आप स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ पे आ सकती है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं, इनकम की, वेल्थ की, प्रॉपर्टी की, उसको एलिमिनेट करना है। तभी हम कहेंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है। देन लास्ट वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सिटीजन हैं, दे शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मीन्स वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में उनकी वॉइस इक्वल होनी चाहिए, सारे पॉलिटिकल ऑफिस सबके लिए ओपन रहेंगे। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये है सेकंड पार्ट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर है प्रियम्बल, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और मैं फिर से आपको एडवाइस करूँगा कि सारी की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब अगला पार्ट क्या है? वहाँ पूछा गया है कि क्या स्टेप्स ली गई हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेप्स बतानी होगी। तो 1 बाय 1 जो तीनों एडजेक्टिव हैं उनको लिख दीजिए, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आप बता दीजिए, और जो लीगल स्टेप्स ली गई हैं वो आपको बतानी होंगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। देखिए सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, वो सब आप मेंशन कर दीजिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। देन आर्टिकल 24, इसमें क्या बताया गया है कि जो 14 ईयर्स से कम के चिल्ड्रन है उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन आप DPSP की बात कर सकते हैं। देखिए DPSP का जो आर्टिकल नंबर 38 है, वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वो बात करता है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और फिर जो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो 1 बाय 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि आर्टिकल 39A, ये क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस की बात करता है। तो आप ब्रीफ में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देन आती है लीगल स्टेप्स। कौन कौन से एक्ट हैं वो लिख दीजिए, ये सब आपको पता होंगे, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, ताकि एट्रोसिटीज़ वगैरह न हो, 1989, ठीक है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016, ये भी आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारे एक्ट्स हैं जो आपने सोशल इश्यूज में पढ़े होंगे, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है। देन नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक जस्टिस। अभी जो EWS का रिजर्वेशन आया था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसके अलावा DPSP में भी आपको आर्टिकल 39, 42, 43 मिल जाएंगे, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए आर्टिकल नंबर 39 क्या बात करता है? एडिकेट लाइवलीहुड की बात करता है, ठीक है। देन लीगल स्टेप्स आप बता दीजिए कि क्या लीगल स्टेप्स ली गई हैं, जैसे कि बजट में आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देखने को मिलता है।
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो आप लिख सकते हो, एमजी नरेगा, ये हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगी लीगल स्टेप्स। उसके बाद आपको बताना है पॉलिटिकल जस्टिस क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। आप आर्टिकल 326 की बात कर सकते हो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है। आप रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको मेंशन करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। देन लीगल स्टेप्स क्या हैं तो वो भी आपको पता होंगी, जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था, नालसा आपने पढ़ा होगा 1987। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देखिए इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हमने यहाँ पे एड्रेस कर दी है। अब आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप चाहें तो लिख दीजिए कि ये जो प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स के, ये आप इन्फोर्स करवा सकते हो आर्टिकल 32 एंड 226 से। तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन होगा। आप चाहें तो इनकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। क्या इंपॉर्टेंस है? अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा। इन दोनों में से किसी तरह से या और भी काफ़ी तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आईआर से है, इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए ये भी एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर लिखना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बिम्स्टेक इज इनडिस्पेंसेबल फॉर इंडियाज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन इन द नेबरहुड। डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। देखिए जो समिट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज़ में है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो बिम्स्टेक के बारे में आपको अच्छे से पता करना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हुए थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देन आपको बताना होगा कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक ये इनडिस्पेंसेबल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बतानी होगी। लेकिन क्योंकि ये एक 15 मार्कर है तो आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आपको कुछ इश्यूज भी बताने होंगे कि भाई क्या इश्यूज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये वो पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1997 में। फिलहाल इसमें 7 मेंबर्स हैं, लेकिन उस समय केवल 4 मेंबर्स ही थे। कौन कौन से थे? इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। और फिर उसके बाद में 3 कंट्रीज और जुड़ती हैं, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार, ठीक है। तो आज की डेट में 7 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, जो बे ऑफ बंगाल लिटोरल कंट्रीज हैं, जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, वो इसमें शामिल हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आप यहाँ पे एक एरो डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कि ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इससे होगा क्या, स्पेस भी आपका काफ़ी बच जाएगा
और आप चाहें तो ये जो मैप है इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए पूछा क्या गया है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए आईआर में किस तरह से हमारी तैयारी होती है, इंडिया प्लस दूसरी कंट्री। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया। ये सब आपको एक नोट्स बना लेने चाहिए हर कंट्री के साथ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी अप्रोच करना है। सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या होगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए अभी कोविड के बाद इस पूरे वर्ल्ड में एक तरह का नैरो रीजनलिज्म हमको देखने को मिल रहा है, और जो सप्लाई चेन्स हैं वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो उसमें काफ़ी अहम रोल होगा बिम्स्टेक का। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, लेकिन जब भी वो फाइनलाइज होगा तो इससे इंट्रा रीजनल ट्रेड काफ़ी प्रमोट होंगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आप बात कर सकते हो कंबाइंड जीडीपी की, अराउंड 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इंडिया को काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया को अब मिलेगा। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देन आप बात कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज की। ये जो एरिया है इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, रिवर बेसिन्स, काफ़ी बड़ा ओशियन है तो उसके रिसोर्सेज हैं। तो काफ़ी कुछ है इंडिया के लिए। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव टू सार्क। देखिए आसपास में 3 एसोसिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सार्क, बिम्स्टेक एंड आसियान। ये तीनों आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। देखिए सार्क तो अभी कुछ काम आ नहीं रही है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का इशू है, तो इसलिए बिम्स्टेक एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रोवाइड करता है कि विदाउट पाकिस्तान वो इस रीजन से इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अगला है कनेक्टिविटी। देखिए इंडिया के साथ क्या इशू है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है उसमें कनेक्टिविटी का इशू है। तो इसीलिए इंडिया जो है बात करता है साउथ ईस्ट एशिया की, आसियान की, बिम्स्टेक की, ताकि जो एक कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जो बिम्स्टेक है ये एक तरह का ब्रिज है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, और इससे डेफिनेटली इंडिया को और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको फ़ायदा होगा। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको एक्सेस मिलेगा ओशियन का, ठीक है। देन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि कालाधन प्रोजेक्ट हो गया, बीबीएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो गया, तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको पता होता है, ठीक है। देन आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर सकते हो। देखिए ये जो एरिया है इन हमारी कॉमन हिस्ट्री है, तो उससे होता क्या है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें हम टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा, तो जो ये एरिया है ये डेवलप होगा। देन इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसमें बिम्स्टेक का काफ़ी अहम रोल है, बिना उसके वो हो नहीं सकती है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस विद डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। देन आप मेरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर सकते हो क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल है इसमें 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स, 25% गुड्स जो हैं वो यहाँ से क्रॉस होते हैं। तो स्ट्रेटजिक काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो बिम्स्टेक की ये भी सिग्निफिकेंस होगी कि इसके थ्रू जो मेरीटाइम कोऑपरेशन है वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी पे आप फोकस कर सकते हो, जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसको आप रिजोल्व कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अब ये तो आपने बता दिया कि क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन अब आपको इश्यूज भी बताने होंगे, बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। देखिए ये जो बिम्स्टेक है ये 97 में बनती है, लेकिन उसके बाद से 2018 तक केवल 4 ही समिट हुई हैं। मतलब इनकंसिस्टेंसी है, हालांकि हर 2 साल में होना है लेकिन होता नहीं है, तो इनकंसिस्टेंसी है। तो ये पहला इशू होगा। देन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो फोकस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 14 एरियाज हैं, ये 4 नहीं है, 14 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। तो अगर ज़्यादा वाइड आपका फोकस एरिया होगा तो फिर उस पर ध्यान कम हो जाता है, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में इश्यूज हैं, जैसे कि बांग्लादेश वर्सेस म्यांमार, रोहिंग्या वाला इशू हो गया। ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में आज तक
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कंक्लूड नहीं हो पाया है। तो ये भी एक इशू है। हालांकि 2004 में ही नेगोशिएट हुआ था और इस पर टॉक्स भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। देन चाइना का इन्फ्लुएंस, ये तो आप हर जगह इसको लगा ही दोगे। अभी रिसेंटली म्यांमार में कूप हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन के थ्रू, और इससे जो बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए, कंक्लूजन में आप काफ़ी तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ पे काठमांडू डिक्लेरेशन की बात कर सकते हो। ये क्या है? देखिए, 2018 में जो 4th समिट हुई थी, बिम्स्टेक समिट, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसका पर्पस क्या था? इसने कॉल दी थी फॉर पीसफुल, प्रोस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल। तो इससे भी आप एंड कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। आप चाहें तो इंडिया की जो गुजराल डॉक्ट्राइन है उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये गुजराल डॉक्ट्राइन क्या है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी इंडिया एंड नेबरहुड पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप गुजराल डॉक्ट्राइन को मेंशन कर सकते हो, उससे कंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है ये गुजराल डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है एक लर्नर की आंसर शीट हम देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन्होंने प्रियम्बल से शुरुआत की है कि प्रियम्बल इज द समरी और रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यार, क्वेश्चन पूछा गया है जस्टिस के बारे में, तो आपको उसको डिफाइन करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन आपने जस्टिस की बात की है। इट इज़ द मोस्ट पैरामाउंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉल्ड एज पिनेकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक्सप्लेन करो ना कि जस्टिस होता क्या है, वो डिमांड है इस क्वेश्चन की, तो वो चीज़ आपने मिस कर दी है। एंड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक होता है, एंड ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया है? सोशल जस्टिस, उसको डिफाइन किया है और आपने आर्टिकल 15 को यूज़ किया है। अब देखो, ये चीज़ नहीं करनी है, इसको डिफाइन कर दो। उसके बाद जब पूछा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल 15 डालना होगा। तो थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर का इशू है, ऐसा मत करो। और आपने क्या लिखा है? आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट देयर शुड बी, देखो ये थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, देयर शुड बी नो प्रिविलेजेस, देयर शुड बी नो प्रिविलेजेस ट्रीटमेंट। देखो, ऐसा नहीं बताया गया है, वो तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो जब आप लिख रहे हो आर्टिकल 15, तो जो उसमें लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देन आपने बताया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये बात सही है, ये आर्टिकल ना आप यहाँ पे कोट मत करो, इसको आप लिख देना जब अगला पार्ट पूछा गया है। देन आपने बताया है इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये वही बात है जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, वही आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देन आपने पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपने 16(4) एंड 15(3), देखो यहाँ पे नहीं लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। क्वेश्चन में आपको एक अरेंजमेंट दिखता है, फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा, थर्ड पार्ट ये होगा, तो उसी फ्लो में अपने को चलना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं ये हमको बाद में लिखना है। अब आपने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेप्स, तो अलग अलग डायमेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। आर्टिकल 38, ये सही बात है। अब देखो, आपने जब आर्टिकल 38 लिख दिया तो उसके बाद डीपीएसपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम पॉइंट आप रिपीट मत करो। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा है सोशल जस्टिस। अब देखो, यहाँ पे आपने क्या किया ना, सोशल जस्टिस ये हो गया, पहले आपने लीगल राइट्स बता दिए, सही है। देन आपने यहाँ पे आर्टिकल 15 के बारे में लिखा है। तो देखो, वो जो चीज़ आपने शुरू में लिखी थी आर्टिकल 15, वो यहाँ पे आनी चाहिए थी, तो एक अच्छा इंप्रेशन होता। ठीक है, देन आपने पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात किया है। देखो, यहाँ पे ना आप हेडिंग डालो कि कौन सी चीज़ लीगल है और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको बोलते हैं बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर वो चीज़ होती तो अच्छा इंप्रेशन होता। पॉलिटिकल जस्टिस, आपने आर्टिकल 14 की बात की है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर आपने रिजर्वेशन की बात की है,
इक्वल एक्सेस की आपने बात की है। अब देखो यहाँ पे आपने लीगल जो स्टेप्स हैं वो नहीं बताई हैं, ठीक है। रिजर्वेशन तो खैर दिया ही हुआ है, आपको यहाँ पे जो 326 है वो भी मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। देन इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 46 के बारे में आप बता रहे हो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट, इसका जो ईयर है ये भी आप लिख देते तो मज़ा आ जाता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, कंटेंट थोड़ा आपको एनरिच करना होगा, कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंटेंट है आपके पास, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, और उसको किस तरह से हमें अरेंज करना है ये आप सीख लीजिए, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जस्टिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इट। स्टेप्स शुड बी टेकन। देखो थोड़ा इंग्लिश अपनी इंप्रूव करो, ग्रामर की मिस्टेक्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। टू फर्दर फैसिलिटेट इट बाय कीपिंग इक्विटी इन माइंड। देखो ये जो लास्ट की 3 लाइन है ना, ये सफिशिएंट है। आपका जो कंक्लूजन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो 3 से 4 लाइन में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की जो 3 लाइन है ये सफिशिएंट है, ये एक अच्छा कंक्लूजन होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो एक दूसरे लर्नर की आंसर शीट है। देखिए इन्होंने शुरुआत की है बिम्स्टेक से, 97 में फॉर्म होता है एंड करंटली 7 मेंबर्स हैं। तो देखो उसको बता दो कि वो कौन से 7 मेंबर्स हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बारे में लिख दीजिए। देन आपने इंपॉर्टेंस बताई है कि एंगेजमेंट इन नेबरहुड सही है, कनेक्टिविटी सही है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वही ओशियन वाली बात आप यहाँ पे कर रहे हो, काउंटिंग चाइना ये भी सही बात है। आपने यहाँ पे मैप भी एक ड्रॉ कर दिया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात की है। देखो आप इंडिया की भी बात यहाँ पे कर सकते थे, एंड ब्रॉडर इशू जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह ये सब आपने बात की है, तो काफ़ी अच्छे से आपने लिखा है। लेकिन क्या है ना, कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन आपने केवल नॉर्थ ईस्ट पे ही फोकस किया है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो आपने छोड़ दिया है। सार्क का अल्टरनेटिव वो एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है, वो आपने छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा ना कंटेंट को एनरिच करो। देन आपने बताया चैलेंजेस कि अभी तक 4 सबमिट हुई हैं, सही बात है। बायलैटरल इश्यूज हैं, ये भी ठीक है। देन फोकस एरियाज काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड दिस प्लेटफॉर्म कुड नॉट रिजॉल्व इंपॉर्टेंट इश्यूज, रोहिंग्या इश्यूज। तो ये सब आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। देन उसके बाद आपने सोल्यूशंस बताए हैं। क्या सोल्यूशंस हैं? जैसे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। अब देखो क्या है ना, आपने स्पेस काफ़ी ज़्यादा लिया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जितना स्पेस आपको मिलेगा आंसर शीट में, मेंस आंसर शीट में, तो ये सब पॉइंट्स आप लिख नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि द रिसेंट मीटिंग इज अ वेलकम मूव इन दिस डायरेक्शन कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन आपने यहाँ पे लिखा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं उनको ना आप अच्छे से कैटर करो। वो जो रिलेवेंट पॉइंट है वो तो आने ही चाहिए, और थोड़ा जो वर्ड लिमिट है उस पर भी आपको एक बार फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड आपके फ्रेंड्स में हमारे इस इनिशिएटिव को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।